गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने पिछले लेक्चर में वितरण के मानचित्र से संबंधित 2 टॉपिक पर चर्चा की होगी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। आज हम उसी पाठ से मानचित्र के वितरण के मानचित्र के तीसरे प्रकार पर चर्चा करेंगे। पीपीटी पर आप देखिए मानचित्र। सबसे पहले ये मानचित्र जो है ये 2 शब्दों के मिलने से बना हुआ है, मान और चित्र। मान का मतलब होता है माप, जो हम मेजरमेंट लेते हैं उस प्रकार का माप, या फिर मूल्य। मूल्य से यहाँ पर मतलब कीमत से नहीं है। मूल्य होता है कि जैसे कि जनसंख्या का वितरण आपने बिंदु पद्धति से पढ़ा, क्षेत्रघन पद्धति से रंगों का छटाओं का उपयोग करके देखा। तो वैसे ही वो मूल्य जो कि एक बिंदु के आधार पे कितने जनसंख्या उसमें आती है, तो वो उस प्रकार का मूल्य यहाँ पर है। और चित्र से आपको मतलब पता ही है, आकृति होती है। मानचित्र जो है ये पृथ्वी के सतह के किसी भी स्थानों की स्थिति को हम पैमाने की सहायता से, पैमाना संख्या के आधार पर, नंबर्स के आधार पर कागज पर उसे दर्शाते हैं या फिर उसे बनाते हैं, तो उसी को हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र पृथ्वी का बनाया जाता है, पृथ्वी के अलग अलग देशों का बनाया जाता है। तो ये जो मानचित्र है ये बहुत बड़े आकार को छोटे से पेपर पर दर्शाने की ही एक प्रक्रिया है, जिसे हम मानचित्र कहते हैं। इस मानचित्र में छोटे से छोटे गांव का भी विवरण होता है और बड़े से बड़े प्रदेश का भी विवरण होता है। मानचित्र और सूक्ष्मदर्शी ये कुछ एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। सूक्ष्मदर्शी छोटी सी छोटी, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, उन छोटी सी छोटी जीव जंतुओं को, सूक्ष्म जीवों को बड़े आकार में करके दिखाता है सूक्ष्मदर्शी। लेकिन इसके ही विपरीत मानचित्र जो है वो बड़े से भूभाग को छोटे से छोटे रूप में प्रस्तुत करके दर्शाता है। भूगोल और मानचित्र इन दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। इतना गहरा है कि बिना मानचित्र के भूगोल का अध्ययन, सटीक अध्ययन, एकदम परफेक्ट अध्ययन जो होता है वो करना संभव नहीं है। भूगोल का अध्ययन और अध्यापन, उसकी जानकारी, किसी भी प्रदेश की जानकारी और उसके बारे में सारी इंक्वायरी, जो सभी घटकों के बारे में पता करना, ये बिना मानचित्र के बिल्कुल ही अधूरा है और असंभव है। प्रशासनिक कार्यों, जैसे कि सरकार जो काम करती है, किसी क्षेत्र का विकास करना है, किसी क्षेत्र में कितने भूमि है जिसमें खेती की जा सकती है, कौन सी भूमि उपयोग के योग्य नहीं है, और कहाँ पर कितनी जनसंख्या रहती है, कहाँ पर कौन सा अनाज सबसे अधिक पैदा होता है, ये सबकी जानकारी जो है वो मानचित्र की सहायता से लेना बहुत ही आसान हो जाता है। तो प्रशासनिक कार्यों के लिए मानचित्र बहुत उपयोगी होते हैं। प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों के लिए मानचित्र की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे कि सीमा निर्धारण, 2 राज्यों के बीच की दूरी, बीच में जो सीमा होती है, बॉर्डर लाइन होती है, उसका अंकन भी मानचित्र द्वारा किया जाता है। हम जब विश्व का मानचित्र देखते हैं तो उसमें हमें अलग अलग रंगों से, एक तो क्षेत्रघन पद्धति से दर्शाया जाता है और उसके साथ ही हर एक देश की अपनी एक बॉर्डर लाइन होती है। तो ये जो सीमा निर्धारण जो है ये मानचित्र से ही संभव है। जमीन पर हम जाकर
स्वयं अगर जाकर देखेंगे तो हमें इस प्रकार की लाइनें कहीं दिखाई नहीं देंगी। ये लाइनें सिर्फ मानचित्र में ही दर्शाई जाती हैं और उस मानचित्र से ही पता चलता है कि कोई इलाका या फिर कोई प्रदेश जो है वो एक्चुअल में किस राज्य में पड़ता है। बिना सीमा निर्धारण के ये संभव नहीं है। प्राकृतिक वितरण, क्या नदियों का, नदियाँ कहाँ से कहाँ जा रही हैं, किस राज्य से होते हुए बह रही हैं, कितनी किलोमीटर उनकी लंबी लंबाई, चौड़ाई, ये सब कुछ इंक्वायरी सबकी जो जानकारी होती है वो मानचित्र के माध्यम से ही हो पाती है। आपने देखिए ज्वालामुखी वाला पार्ट पढ़ा था, तो उसमें लास्ट में मानचित्र दिया हुआ है। उस मानचित्र में आपको भू-पट्टिकाओं की सीमाएँ दी हुई हैं, ज्वालामुखी प्रवण क्षेत्र दिए हुए हैं, किस-किस क्षेत्र में ज्वालामुखी का उद्गार होता है, वो सब कुछ उसमें दर्शाया गया है। तो ये सब जो है वो बिना मानचित्र के संभव नहीं है। मानचित्र से पढ़ने से हमें बड़े आसानी से ये बातें मालूम पड़ जाती हैं कि ज्वालामुखी वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन-कौन से हैं। उसके बाद मानवीय संसाधन वितरण। मनुष्य को जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों में खनिज हो, फिर पेड़ों की लकड़ियाँ, वनों के जो लकड़ियों वनों के बहुत सारे उपयोग होते हैं, उन सब का वितरण जो है वो मानचित्र की सहायता से और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं मानचित्र के उद्देश्य क्या हैं। मानचित्रों का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र किसी भी प्रदेश की स्थिति और वहाँ के वितरण को दर्शाना। उस प्रदेश की क्या स्थिति है? क्या वो बर्फीला प्रदेश है? क्या वो पर्वतीय प्रदेश है या रेगिस्तानी भाग है या फिर पठारी प्रदेश है? तो इस प्रकार से मानचित्र की सहायता से ही पता चलता है और उसका वितरण, वो प्रदेश कौन-कौन से मतलब उसके बॉर्डर लाइन पे कौन-कौन से पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य हैं या फिर देश के बारे में देखा जाए तो उसके पड़ोसी देश कौन से हैं? कौन-सी नदियाँ वहाँ से होकर बहती हैं और वो नदियाँ कहाँ से कहाँ जाती हैं, किस सागर में जाकर मिलती हैं? ये सब कुछ बताने का काम जो है वो मानचित्र करता है। इसके साथ ही उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है, कौन-कौन सा अनाज उत्पादन होता है, वहाँ पर कौन-सी भूमि कितने हेक्टेयर भूमि जो है वो खेती के लिए यूज़ की जाती है और जंगल वाला क्षेत्र कितना है वहाँ पर, खनिज के लिए कौन-सी सुविधाएँ वहाँ पर। तो ये सारी जानकारी जो है हमें मानचित्र की सहायता से ही प्राप्त होती है। कुछ मानचित्र जो है वो विशेष उद्देश्य से बनाए जाते हैं। हमने देखो अभी भूगोल के पाठ में इसके आगे के पाठों में हमने देखे थे कुछ मानचित्र देखे थे जिसमें ज्वालामुखी वाला एक मानचित्र था। इसके बाद सागरी जल वाला जो उसमें मानचित्र दर्शाया हुआ है। तो वो जो उसका उस मानचित्र को बनाने का कुछ विशेष उद्देश्य होता है। हर एक मानचित्र किसी न किसी उद्देश्य द्वारा ही बनाया जाता है और उसका उद्देश्य उसके शीर्षक के रूप में वहाँ पर दिया हुआ होता है। ऐसे मानचित्रों द्वारा विभिन्न घटकों के अंतर्गत उस क्षेत्र का चरांक वितरण दर्शाया जाता है और वो जो है वो सांख्यिकी जानकारी संख्या के आधार पर ही उसका वितरण दर्शाते हैं, जिस भी उद्देश्य से मानचित्र बनाया गया है। मानचित्र में किसी प्रदेश की वर्षा, तापमान, जनसंख्या आदि के वितरण को संख्या के आधार पर संख्या के एक आंकड़े लिए जाते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर ही उसको मानचित्र में दर्शाया जाता है। जैसे कि आपने बिंदु पद्धति में पढ़ लिया है कि एक बिंदु का मतलब होता है 10,000 व्यक्ति। तो अगर किसी प्रदेश में
10 बिंदु हैं, तो कितने व्यक्ति हो जाएँगे? 10 का 10,000 का 10 से गुणा कर देंगे, तो वो डायरेक्ट 10 लाख हो जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से सांख्यिकी जानकारी के आधार पर मानचित्र में चीज़ों को दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्रों का उपयोग प्रदेश के विविध घटक हर एक प्रदेश में बहुत सारे घटक होते हैं। उन सभी घटकों के वितरण को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। हर एक प्रदेश में खेती अभी महाराष्ट्र में देखा जाए, तो पूरे महाराष्ट्र राज्य में कुछ शहर है, मुख्य शहर है, जैसे कि मुंबई है, पुणे है और नागपुर है। तो इस तरह के जो शहर है, यहाँ पर कारखाने ज़्यादा हैं, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पर लोगों को प्रौद्योगिक काम ज़्यादा मिलता है। इस प्रकार का वितरण होता है इसमें। फिर और दूसरे जिले देखा जाए, तो वहाँ पर खेती होती है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सूखा पड़ा होता है, तो ये सब चीज़ों की जानकारी हमको मानचित्र की सहायता से ही मिलती है। वर्षा वाले लेसन में हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र के जो बीच का भाग है, मध्य भाग है, उस भाग में बारिश बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है और उस इलाके में लोगों को हमेशा सूखे का सामना करना पड़ता है, हमेशा अकाल पड़ा रहता है उस क्षेत्र में। तो इसकी भी जानकारी हमको उस मानचित्र की सहायता से ही प्राप्त हुई, जलवायु वाले मानचित्र से, वर्षा के मानचित्र से। ऐसे मानचित्रों में घटकों का वितरण संबंधी ढांचा बड़ी आसानी से तैयार किया जाता है। इनका एक वर्गांतर लिया जाता है, उसके आधार पर इसे बनाते हैं। मानचित्र के लाभ। मानचित्र पूरे विश्व से लेकर छोटे से छोटे स्थान की भौगोलिक जानकारी के संदर्भ में काम करता है। पूरे विश्व की भी जलवायु के बारे में बता सकते हैं हम और छोटे से छोटे प्रदेश की जलवायु के बारे में या फिर वहाँ के प्राकृतिक घटकों के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। मानचित्र किसी अज्ञात स्थान के लिए, मान लीजिए आप किसी जगह पर घूमने जा रहे हैं और आपको वहाँ की जानकारी नहीं है, तो आप अगर मानचित्र ले लेते हैं उस क्षेत्र का, तो आपको आसानी से आजकल तो मोबाइल में ऐसी सुविधा हो गई कि जीपीएस सिस्टम मिल गया है। तो अगर आपको किसी जगह जाना है तो बस उसका नाम डालिए और अपने वाहन के बारे में बताइए और वो सीधे आपको उसी रास्ते से होते हुए आपके यथास्थान तक पहुँचा देगा। और ये भी जीपीएस सिस्टम किस पर आधारित है? ये भी मानचित्र पर ही आधारित है। मानचित्र का बहुत ही व्यापक रूप के रूप में वो सामने आया है हमारे। तो मार्गदर्शक और दिग्दर्शक, दिशा दर्शाने का काम और रास्ता दिखाने का काम दोनों का मानचित्र करता है। थल, जल, वायु तीनों मार्ग में यात्रा करने में यात्रा के मार्ग की योजना बनाने और उस मार्ग पर बने रहने में सहायता करता है। जैसे कि अगर कहीं पर रेल की पटरियाँ बिछानी हो या फिर कोई सड़क तैयार करनी हो, तो उसके लिए भी मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। उस मानचित्र से पता चल जाता है कि सड़क का जो दिशा है, वो किस ओर ले जाना है और किस मुख्य सड़क से ले जाकर उस सड़क को जोड़ना है। उसके साथ में और कौन-कौन सी दूसरी छोटी-छोटी सड़कें जोड़ी जाएँगी। तो ये सारी जानकारी जो है वो मानचित्र की सहायता से ही मिलती है। नगर या ग्राम की भावी विकास योजना बनाने के लिए भी मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। सेना अपनी कार्रवाई अभी देखिए एक तरह से देखा जाए तो हमारे उत्तर भारत की तरफ ऐसे युद्ध जैसी स्थिति हो रही है चीन के साथ में। तो वहाँ पे क्या मानचित्र की सहायता से ही सैनिकों को जानकारी मिल रही है कि कौन-कौन से इलाके में हमारी बॉर्डर्स हैं, हमारी कौन-कौन सी सीमाएँ हैं। जिसको हमें पार नहीं करना है और ना ही किसी दुश्मन सेना को उसके पार हमारे देश के अंदर आने देना है। तो ये सब जो जानकारी है ये मानचित्र की सहायता से ही हो पाती है। सैनिकों को तैनाती दी जाती है, शत्रु की स्थिति का आकलन और शस्त्रास्त्रों की तैनाती के लिए भी मानचित्र का उपयोग किया जाता है। भूमि के स्वामित्व, गाँव में देखिए जब हम जाते हैं तो हमें दूर-दूर तक खेत ही खेत दिखाई देते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इन खेतों में हमारा खेत कौन-सा है? तो जो भूमि स्वामित्व का जो हक है, मतलब ये खेत मेरा है, तो ये मुझे इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? तो उसका मेरे पास मानचित्र होगा कि मेरे खेत के अगल-बगल, आगे-पीछे
और किसके-किसके खेत हैं, मेरा खेत किस क्षेत्र में पड़ता है, मेरे खेत का क्षेत्रफल कितना है। ये सारी जानकारी जो है हमको मानचित्र की सहायता से ही मिल पाता है। न्यायाधिकरण और कर निर्धारण के लिए सरकार मानचित्र पर ही निर्भर निर्भर करती है। पुलिस अपराधों का मानचित्रण करके ही पता कर सकती है कि अपराध किस इलाके में हुआ है। पुलिस भी कई बार आनाकानी करती देखिए कोई-कोई हमने फ़िल्मों में देखा है केस को हैंडल करने के लिए, नहीं मेरे इलाके में नहीं पड़ता है, वो बोलता है नहीं मेरे इलाके में नहीं पड़ता है। तो जब किसी व्यक्ति को पता होता है कि हाँ, ये पुलिस स्टेशन हमारे इलाके में पड़ता है, तो वो पुलिस से जो मतलब ज़बरदस्ती से बोल सकता है कि नहीं आप मेरी रिपोर्ट लिखिए क्योंकि मैं आपके इलाके में रहता हूँ। ये ऐसा फ़िल्मों में दिखाते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस मानचित्र का ही सहायता लेती है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। डॉक्टर जॉन स्नो ने लंदन में हैजा फैलने पर मानचित्र की सहायता से अनुमान लगा लिया था कि इसके लिए एक सार्वजनिक जल पंप जिम्मेदार है। मानचित्र की सहायता से उन्हें पता चला कि हैजा जो फैला है उसके लिए कौन-सा क्षेत्र या फिर कौन-सा पानी का वो जो पॉन्ड है वो जिम्मेदार है। अब आते हैं वितरण के अनुसार मानचित्र के 3 प्रकार हैं। 2 प्रकार आप पढ़ चुके हैं, बिंदु पद्धति और क्षेत्रघन पद्धति। आज हम पढ़ेंगे समघन पद्धति। समघन जब किसी घटक का वितरण बार-बार होता है, तो उसे दर्शाने के लिए हम समघन पद्धति का उपयोग करते हैं। मतलब एक ही प्रदेश में जैसे कि महाराष्ट्र राज्य ले लिए या फिर कोई दूसरा, तो वहाँ पर किस-किस जगह पे 900 मिलीमीटर बारिश हो रही है। उन सभी 900 मिलीमीटर वाली बारिशों को सेम हो गया ना, एक जगह 900 है, फिर दूसरी जगह दूसरे जिले में 900 है, तीसरे जिले में 900 है। तो इस तरह से इन तीनों 900 को एक लाइन से जोड़ दिया जाता है। ये वितरण जो है वो समान है। एक ही संख्या जो है वो 3 अलग-अलग जिलों में समान पाई जा रही है। तो क्या किया जाता है उनको एक लाइन से जोड़ दिया जाता है। तो इसी को हम सम के मैंने अभी आपको उदाहरण में दर्शाया कि 900 की संख्या 3 जगहों पर है, तो ये समान मूल्य हो गए। पहला 900, दूसरा 900, 300 तीसरा 900। तो तीनों को जब एक रेखा समघन पद्धति कहते हैं। समघन पद्धति का उपयोग इन 5 घटकों के लिए किया जाता है। पहला तापमान है, दूसरा वायु दाब है, वायु दाब, अधिक दाब और कम दाब। जिस इलाके में कम दबाव होता है, कम वायु का कम दबाव होता है, उस इलाके में गर्मी ज़्यादा होती है और वो आस-पास के इलाकों से ठंडे बादलों को अपनी ओर खींचने का काम करती है। तो इस तरह से वायु दाब तीसरा ऊँचाई, पहाड़ों की ऊँचाई, पठारों की ऊँचाई, समुद्र तल से मैदानी प्रदेश की ऊँचाई, इन चीज़ों को समघन पद्धति से दर्शाते हैं। क्षारता, क्षारता समुद्र के नीचे, सागर का जो पानी कहीं पर बहुत ज़्यादा खारा होता है और कहीं पे बहुत कम खारा होता है। तो ये जो क्षारता है, इसका भी समघन पद्धति द्वारा ही मानचित्र में दर्शाया जाता है। और 5वां है वर्षा, कहीं पर वर्षा कम होती है, कहीं पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो कौन किन इलाकों में ज़्यादा हो रही है और कितनी मिलीमीटर वर्षा हो रही है, तो इसका जो मूल्य निकाल कर समान मूल्यों को जोड़कर रेखाएँ बनाई जाती हैं, उसे भी हम सममूल्य रेखा के अंतर्गत लेते हैं। समघन मानचित्र के नियम, ये जो समघन मानचित्र होते हैं, ये भी सांख्यिकी जानकारी मतलब संख्या से जुड़ी हुई जानकारी पर ही बनाए जाते हैं। चाहे वो वर्षा का हो, चाहे ऊँचाई हो, ऊँचाई अगर होगी तो मीटर में मापी जाती है, वर्षा होगी तो मिलीमीटर में मापते हैं, क्षारता सहस्त्र में मापा जाता है, इस तरह से। तो घटकों में अगर जो वितरण दर्शाया गया है, अगर घटक अधिक है और सबसे कम, सबसे अधिक और सबसे कम,
इनके मूल्य को ध्यान में रखते हुए वर्गांतर निश्चित किया जाता है। अ, वर्गांतर निश्चित करके उन रेखाओं के बीच की दूरी को निश्चित करते हैं समघन पद्धति में। निर्धारित वर्गांतर के लिए रेखाएं खींची जाती हैं, जिसमें सममूल्य स्थानों को रेखाओं से जोड़ दिया जाता है। इसको हम मानचित्र से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा नियम। अब मानचित्र के आधार पर हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं? तो सममूल्य रेखाएं जब बहुत पास पास होती हैं, सममूल्य रेखाएं ये ज्यादातर ऊंचाई के लिए होता है। सममूल्य रेखाएं जब बहुत पास पास होती हैं तो घटकों में होने वाला परिवर्तन सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि अगर ऊंचाई का हमने आंकड़ा लिया है, तो अगर वो बहुत पास पास है, 100, 200, 300 इस तरह से नजदीक नजदीक है, तो क्या होता है उनमें परिवर्तन जो है वो थोड़े थोड़े स्थानों पे बहुत जल्दी जल्दी होता है। लेकिन जब यही सममूल्य रेखाएं एक दूसरे से काफी दूरी पर होती हैं, तो उनके घटकों में परिवर्तन बहुत ही मंद होता है। इन मानचित्रों के वितरण पर प्रकृति का प्रभाव दिखाई देता है। ये सब कुछ प्राकृतिक घटनाओं पर ही आधारित होते हैं। वर्षा प्रकृति से संबंधित है, ऊंचाई प्रकृति से, क्षारता प्रकृति से संबंधित है, तापमान, वायुदाब ये सब कुछ प्राकृतिक है। अब इस मानचित्र पे ध्यान देना है। इस मानचित्र में औसत वार्षिक वर्षा की यहाँ पे सूची दी हुई है और ये सब कुछ मिलीमीटर में है। गहरा रंग, सबसे गहरा रंग का मिलीमीटर है 9 1300 मिलीमीटर। ओके। इस मानचित्र के आधार पर हमको इसको देखना है और इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो यहाँ पे देखिए 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800 ये सब एक दूसरे से बहुत नजदीक नजदीक है। तो क्या हो रहा है, जब यहाँ पे ज्यादा नजदीक होने की वजह से इसके घटकों में जो परिवर्तन होता है बहुत तेज गति से होता है। अब इस मानचित्र के आधार पर हमको देखना है रंग, यहाँ पे क्षेत्रघन के रंग छटा का भी उपयोग किया गया है। गहरा नीला रंग जो है, गहरा हरा रंग, वो 1300 मिलीमीटर वर्षा की मात्रा को दर्शाता है। देखा तो 1300 मिलीमीटर दो जगह पे लिखा हुआ है। इन दोनों मूल्यों को एक लाइन से जोड़ दिया गया है और बताया गया है कि ये जो लाइन जिस जगह से जा रही है उन सभी जगहों पर 1300 मिलीमीटर वर्षा होती है। फिर 1200 मिलीमीटर जिस जिस जगह पर दर्शाया गया है उन दोनों को एक लाइन से जोड़ दिया गया, एक रेखा से जोड़ दिया गया है और ये रेखा बताती है कि इस इलाके में 1200 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इस मानचित्र में नीचे की तरफ दिशा दी हुई है उत्तर दिशा, तो ऊपर का जो हिस्सा है वो उत्तर दिशा माना जाता है। ठीक है। अब इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न, जिले की किस दिशा में वर्षा की मात्रा अधिक है? तो इसमें 1300 मिलीमीटर जो वर्षा है वो उत्तर दिशा की तरफ दिखाई गई है, तो उत्तर दिशा की तरफ वर्षा की मात्रा अधिक है। दूसरा प्रश्न, वर्षा की मात्रा किस दिशा में कम होती जा रही है? तो सबसे कम वर्षा हमें किस दिशा में पता चल रही है? तो ये जो 800 मिलीमीटर वर्षा दी गई है ये इस मानचित्र में सबसे कम है। तो ये 800 मिलीमीटर वर्षा किस ओर है? तो ये पश्चिम दिशा की ओर है। ये जो दिशा है ये पश्चिम दिशा है। तो वर्षा की मात्रा पश्चिम दिशा की ओर सबसे कम होती जा रही है। जिले में न्यूनतम वर्षा की मात्रा कितनी है? तो इस पूरे जिले में जो सबसे कम संख्या है वही सबसे कम वर्षा की मात्रा है। तो सबसे कम संख्या कौन सी है? 800 मिलीमीटर। तो जिले में सब न्यूनतम वर्षा की मात्रा 800 मिलीमीटर दर्शाई गई है। आगे चलते हैं। अब आपके सामने ये क्षेत्रघन मानचित्र दिया हुआ है जो कि पैटर्न वाला है। इसमें इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अब इस मानचित्र में यहाँ पर सूची के रूप में घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में 3 संकेत दिए हुए हैं। एक चेक्स का संकेत है, एक क्रॉस लाइन है और एक बिंदु है।
चेक्स के संकेत से हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो जनसंख्या जहाँ पर भी चेक्स दिखाया गया है, वो 400 से अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला क्षेत्र है। फिर क्रॉस लाइन जो है, तो ये दिखाया गया है 201 से लेकर 400, इसके बीच की जनसंख्या का घनत्व दर्शाया गया है। और जो डॉट डॉट है, उससे पता चलता है कि 200 से भी कम लोग इस पैटर्न में दर्शाए गए हैं। इस पर आधारित प्रश्न, किस दिशा में जनसंख्या का घनत्व कम है? तो हमें जनसंख्या का जो घनत्व कम वाला देखना है तो 200 से कम वाला देखेंगे। तो कौन-कौन सी दिशा है? तो एक उत्तर की तरफ है साहूवाड़ी, दूसरा है गगन बावड़ा, तीसरा है आजरा और चौथा है चंडगढ़। ठीक है? तो इन 4 जिलों में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। दूसरा दिशा पूछा था ना? ओके। तो उत्तर दिशा की तरफ और दक्षिण दिशा की तरफ जनसंख्या का घनत्व कम है। 200 से कम जनसंख्या की तहसीलें अभी मैंने आपको बताया साहूबाजी, गगन बावड़ा, आजरा और चंडगढ़। 201 से 400 के बीच में कौन-कौन सी तहसीलें आती हैं जनसंख्या के घनत्व के लिए? तो हमको क्रॉस लाइन वाली देखनी है। तो इसमें सिर्फ 2 ही जिले हैं। एक है राधानगरी और दूसरा है गारमोटी। सिर्फ ये 2 ही जिले हैं जहाँ पे 201 से लेके 400 घनत्व वाली जनसंख्या रहती है। अगला, सामान्यतः जिले की किस दिशा में अधिक जनसंख्या घनत्व वाली तहसीलें हैं? तो जिले की किस दिशा में ज्यादा घनत्व मतलब 400 से ज्यादा घनत्व वाले लोग रहते हैं जनसंख्या का ले? तो ये जो दिशा है ये है पूर्व दिशा की तरफ। मध्य और पूर्व की तरफ सबसे ज्यादा है। कौन सी पद्धति का उपयोग करके मानचित्र बनाया गया है? सिंपल है। इस मानचित्र को क्षेत्रघन पद्धति में पैटर्न की सहायता से दर्शाया गया है। आकृति कृष्ण धवन। अगला क्वेश्चन हमारे पास मानचित्र है कोल्हापुर जिले का। इसमें समघन पद्धति का उपयोग किया गया है। इसमें सेम जैसा हमने इसके पहले अमरावती जिले का देखे थे, ठीक वैसे ही है। इस पर आधारित प्रश्न, जिले की किस दिशा में वर्षा का प्रमाण अधिक है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या जो मिलीमीटर यहाँ पे सूची में दिया हुआ है, तो सबसे गहरा नीला रंग जो है वो सबसे अधिक वर्षा का प्रमाण है। कितना है? 2400 मिलीमीटर। तो ये 2400 मिलीमीटर वाली जो सममूल्य रेखा ये किस दिशा में पड़ रही है? तो ये जिले की पश्चिम दिशा में पड़ रही है। 2400 मिलीमीटर पश्चिम दिशा में 2400 मिलीमीटर वर्षा का प्रमाण वहां पे दर्शाया गया है। वर्षा का प्रमाण किस दिशा में कम होता जा रहा है? तो 2400 तो पश्चिम दिशा की तरफ है, तो कम वाली दिशा कौन सी है? 2400 से नीचे 1800, फिर 1200 और उसके बाद 600। तो ये 600 वाला किस इलाके में पड़ रहा है, किस दिशा में पड़ रहा है? तो ये पूर्व दिशा की ओर पड़ रहा है। तो वर्षा का प्रमाण पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कम होता दिखाई दे रहा है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम में सबसे ज्यादा था और पूर्व में सबसे कम है। जिले में कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? तो पूर्व दिशा की तरफ 600 मिलीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। जिले में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम में 2400 मिलीमीटर वाला वर्षा का क्षेत्र है। किस पद्धति का उपयोग करके मानचित्र बनाया गया है? समघन पद्धति का उपयोग करके, क्योंकि यहाँ पर समान मूल्यों को रेखाओं द्वारा जोड़कर इस मानचित्र में वर्षा का मिलीमीटर दर्शाया गया है। मैंने जो अभी क्वेश्चन पढ़े थे वही क्वेश्चन आगे चलते हैं। आपके स्वाध्याय में ये मानचित्र दिया हुआ है और इस पर आधारित ये प्रश्न पूछे गए हैं। ये बिंदु पद्धति का उपयोग किया गया है। इसमें सूची में देखिए हर एक बिंदु का मान दिया हुआ है। सबसे छोटा बिंदु जो है वो 5000 जनसंख्या दर्शाता है, उससे थोड़ा सा बड़ा 50,000, उससे बड़ा 1 लाख और सबसे बड़ा जो है वो 20 लाख जनसंख्या दर्शाता है। मतलब एक गोले का मतलब है 20 लाख जनसंख्या, बड़ा गोला। उससे एक छोटा गोला जो है वो 10 लाख जनसंख्या दर्शा रहा है।
तब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जिले की जनसंख्या वितरण कौन सी पद्धति से दर्शाई गई है? तो इसमें बिंदु पद्धति का उपयोग किया गया है। दूसरा, दिशाओं के संदर्भ में सघन से विरल मतलब घनी जनसंख्या से कम जनसंख्या का वितरण स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको दिशाओं के आधार पे बताना है। पूर्व की तरफ जनसंख्या सघन है और पश्चिम की तरफ जनसंख्या विरल होती दिखाई दे रही है। सघन मतलब घनी और विरल मतलब जनसंख्या कम। सबसे बड़े बिंदु से दर्शाने वाले स्थान पर जनसंख्या कितनी है और वह स्थान कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा बिंदु है वो है कोल्हापुर। कोल्हापुर जिला ही है, तो वहां पर 20 लाख जनसंख्या है। कितनी है? 20 लाख जनसंख्या है, सबसे बड़ा बिंदु वाला। सबसे कम जनसंख्या किस तहसील में है? तो इसमें आपको सारी तहसीलों को बिंदु उनके जोड़ने हैं। गगनवाड़ा, गगन बावड़ा, यहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है। इसके बिंदुओं को जोड़ने के बाद टोटल कितने बिंदु हैं? सिर्फ 8 बिंदु हैं। 8 बिंदु हैं मतलब 40,000 जनसंख्या ही गगन बावड़ा में रहती है। तो इस तरह से आपको उनके आंकड़ों को गुणा करना है। बिंदुओं को पहले गिनना है, छोटे बिंदुओं को, और उनका गुणा करना है 5,000 से। उसके बाद आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। क्षेत्र अध्ययन। अब ये क्षेत्र अध्ययन क्या है? क्षेत्र मतलब कोई प्रदेश, उस जगह पर खुद जाकर जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, हम फ़िल्मों में बहुत सारी जगहों के बारे में वो लोग दर्शाते हैं। डिस्कवरी चैनल में हमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अलग-अलग प्रदेशों की जानकारी लेते हैं। लेकिन जो जानकारी हमारे दिमाग में सदैव एक याद की तरह, मेमोरी की तरह रहती है, वो याद सिर्फ़ उस जगह पे स्वयं जाकर बसती है बनती है। जैसे कि हम अपने गाँव जाते हैं, तो हमें अपने गाँव के घर का पूरा विवरण पता है। हमारा घर कितने एरिया में बसा हुआ है, हमारे घर के आस-पास कौन लोग रहते हैं, उनके घर किससे बने हुए हैं, हमारे घर के खेत कौन-कौन से हैं, फिर हमारे घर के किस दिशा में कुआँ है, किस दिशा में आम का पेड़ है। ये सारी जानकारी हमको किससे मिल रही है? हम वहाँ खुद जाते हैं, घूमते-फिरते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। तब वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में बसी हुई होती है कि याद की तरह, स्मृति की तरह। तो क्षेत्र अध्ययन भी कुछ ऐसा ही है। अगर किसी जगह की जानकारी लेनी है, तो अगर हम प्रत्यक्ष रूप से वहाँ जाएँगे, खुद वहाँ जाकर उस चीज़ की जानकारी लेंगे, तो वो जानकारी हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहती है और उसे हमें याद नहीं करना पड़ता है। तो क्षेत्र अध्ययन कुछ ऐसा ही होता है कि स्वयं जाकर उस जगह की जानकारी प्राप्त करना। उस जगह की भौगोलिक स्थिति के बारे में, उस जगह के लोगों के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, उनके खान-पान के बारे में। तो ये सब जानकारी जो है स्वयं जाकर लेने से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्षेत्र अध्ययन द्वारा हम भौगोलिक जानकारी, सामाजिक वहाँ के समाज के लोगों की जानकारी, आर्थिक वहाँ पर लोग कौन-कौन से काम करते हैं पैसे कमाने के लिए उसकी जानकारी, उस क्षेत्र का विकास किसके ज़रिए हो रहा है, ये सारी जानकारी। ऐतिहासिक, जैसे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा महल है राजाओं के, तो वहाँ पर ऐसे नॉर्मली हम किताब में पढ़ेंगे तो हमें वो सारे महल के नाम नहीं याद रहेंगे। लेकिन जब हम खुद वहाँ जाएँगे और खुद महलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वो चीज़ें हमें अच्छी तरह से याद रहेंगी। तो ऐतिहासिक जानकारी और सांस्कृतिक घटक, इन सब की जानकारी हमें क्षेत्र अध्ययन द्वारा पता चलती है। क्षेत्र अध्ययन को हम क्षेत्र भेद भी कहते हैं। किसी क्षेत्र में जाकर वहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। मानव और पर्यावरण का जो संबंध है, जैसे कि बर्फीले प्रदेशों में, हम लोग तो मुंबई में रहते हैं, तो हमें ज़्यादा कुछ पर्यावरण के साथ मेल-जोल करके नहीं रहना पड़ता। लेकिन जो लोग बर्फीले प्रदेशों में रहते हैं या रेगिस्तान में रहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उन जगहों को उनके पर्यावरण के आधार पर अपने आप को खुद ढालते हैं। वहाँ पर गर्म कपड़े पहनते हैं, पानी पीने के लिए वो लोग बर्फ पिघलाकर पानी बनाकर उसको पीते हैं। तो इस तरह से उन लोग ने क्या किया, अपने आप को उस पर्यावरण में ढाल लिया है। तो क्षेत्र भेद से हमें इस सह संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ मनुष्य से नहीं,
वनस्पतियों के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। जैसे कि रेगिस्तान में वनस्पतियाँ जो है वो कटीली वनस्पतियाँ होती हैं। क्यों कटीली है वहाँ पर? ये हमको पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है इसलिए वहाँ पे कटीली है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा रेगिस्तान राजस्थान जो पूरा रेगिस्तान से भरा हुआ है। बहुत सारा वहाँ विकास हुआ है, तो रेगिस्तान धीरे-धीरे सीमित होते गए हैं और बहुत सारे इलाकों को उपजाऊ बना दिया गया है। तो उपजाऊ वो कैसे बने हैं? किन कारणों से बने हैं? तो उस इलाके को उन लोगों ने कैसे उपजाऊ बनाया है? तो ये सब कुछ जो सहसंबंध है वो हमें क्षेत्र अध्ययन द्वारा और ज़्यादा स्पष्ट पता चलता है। क्षेत्र भेद की पूर्व तैयारी, कहीं पर क्षेत्र अध्ययन के लिए जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? तो पहले तो हमें स्थान निश्चित करना कि हमें एक्चुअल में जाना कहाँ है? क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य, अगर हम किसी जगह को चुन लेते हैं, तो उस जगह पे जाने का उद्देश्य क्या है? क्या वहाँ पर ऐसी कौन-सी खास बात है कि उधर जाकर हम उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? तो ये उद्देश्य ज़रूरी होता है। क्षेत्र अध्ययन की समय सारणी तैयार करनी होती है। टाइम टेबल होता है कि हाँ, हम लोग आज निकलेंगे या फिर 1 दिन की ट्रिप हो सकती है, 2-3 दिन की ट्रिप हो सकती है। तो उसका एक समय सारणी होता है कि सभी बच्चे जॉइन यहाँ पर आकर मिलेंगे, यहाँ से हम ये वाहन पकड़ेंगे, ये वाहन हमें उस समय वहाँ पहुँचा देगा, उसके बाद हम जलपान करेंगे। तो इस तरह से जो होता है वो समय सारणी तैयार करनी होती है। क्षेत्र अध्ययन के लिए हमें अपने साथ में बहुत सारी सामग्री, बहुत सारी चीज़ों को भी साथ में ले जाना पड़ता है। और क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्य पूर्ति के लिए हमें पहले से ही हम वहाँ पर जाएँगे तो क्या-क्या प्रश्न पूछेंगे, कौन-कौन सी जानकारी हासिल करेंगे, तो उसके लिए पहले से ही प्रश्नावली तैयार रखते हैं। यहाँ पर कुछ आकृति दी हुई है जो कि क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते समय बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि बैग है, पानी की बॉटल है, कॉपी, पेन, पेंसिल है, फर्स्ट एड बॉट मतलब प्रथम उपचार पेटी बहुत ज़रूरी होती है, मानचित्र होता है, दूरबीन, कैमरा, कैमरे से फ़ोटो लेते हैं हम, टोपी और दिशा सूचक यंत्र। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अनुमति पत्र, हम जिस जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाने से पहले हमें उस जगह के मालिक से अनुमति पत्र लेना पड़ेगा कि हम वहाँ पर विज़िट करने आ सकते हैं क्या? मापन पट्टी ये सब आपने देख लिया है। ओके। और एक बड़ी-सी थैली भी हमें चाहिए होगी, ताकि अगर हम कोई नमूना इकट्ठा करें उस जगह पे जैसे कि समुद्र के किनारे का अगर हम देखने जाएँ, तो वहाँ पर अलग-अलग प्रकार के हमें पत्थर, सीप ये सब पाए मिलते हैं, तो वो सब इकट्ठा करते हैं। तो जिस जगह जाते हैं उन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं। अब आते हैं क्षेत्र का चुनाव। किसी जगह पे अगर क्षेत्र अध्ययन करना है तो कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होगी जिसके लिए हम उस जगह को चुनेंगे? तो उसके लिए विभिन्न घटक होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक भू-रूप, पहाड़ी प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी भाग या फिर बर्फीले प्रदेश, रेगिस्तानी प्रदेश, इस तरह के प्रदेश, समुद्र तटवर्ती भाग, नदी के किनारा वाला हिस्सा, बाँध, बाँध की जानकारी सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। समुद्र का तट, पर्यटन स्थल, घूमने-फिरने के स्थान, भौगोलिक घटकों से संबंधित संग्रहालय मतलब म्यूज़ियम, कोई विशेष कार्यालय हो, कोई गाँव हो या फिर कोई वन क्षेत्र हो। इस प्रकार के घटकों का हम लोग अध्ययन करते हैं क्षेत्र अध्ययन के दौरान। आगे, क्षेत्र अध्ययन के समय कौन-सी सावधानी बरतनी चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है। हम भी जब बच्चों को पिकनिक ले जाते हैं तो हमें बच्चों को पहले से इंस्ट्रक्शन देना होता है कि आप लोग ये गलतियाँ नहीं करोगे और ठीक ठीक वैसे ही क्षेत्र अध्ययन में भी होता है। शिक्षकों द्वारा दी गई सूचनाओं का पूरा पालन करना होता है। शिक्षक ने कहा है, इसी जगह पर रुकना है सभी को, तो इसी जगह पर रुकना है। अपनी जगह बदल कर दूसरी जगह घूमने अपने मन से नहीं जाना है। स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा करनी है और इसके साथ ही एक-दूसरे की जानकारी भी रखनी है। इसलिए हम लोग जानबूझ के बच्चों को बोल देते हैं कि आप लोग को इन इन लोगों को इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी आपकी है, ताकि बाद में लास्ट में ढूँढते समय हमें भी समस्या ना हो और आपको भी कोई समस्या ना हो। अनजाने स्थलों पर अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ ही रहना चाहिए। उनसे अलग होकर अकेले घूमने की ज़रूरत नहीं है। स्थानीय लोगों से बातचीत करके वहाँ की स्थिति की तिथि गलत लिखा हुआ, वहाँ की स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए। क्षेत्र अध्ययन के दौरान पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, ना ही
वहाँ पर कचरा फेंकना है हमें, ना ही गंदगी करनी है, ना ही वहाँ के फूल, पेड़-पौधों को उखाड़ना है। ऐसी कोई भी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति, मान लीजिए किसी बच्चे को चोट लग गई हो, तो उसके लिए हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स जो है, प्रथम उपचार पेटी साथ में रखना चाहिए। और कहीं भी ध्यान दें, प्रदूषण ना फैलाएँ, पर्यावरण को दूषित ना करें और दूसरों को भी समझाएँ। लोगों में जन जागृति लाएँ कि पर्यावरण को दूषित ना किया जाए। वृत्तांत लेखन, अब क्षेत्र अध्ययन हो चुका है हमारा, हम घूम कर आ चुके हैं, तो उसके बाद में उसका पूरा वृत्तांत लिखना होता है कि हम जिस जगह पर गए थे घूमने के लिए, वहाँ की जानकारी हासिल करने के लिए। तो उसको एक प्रोजेक्ट की तरह तैयार करना होता है। तो उसमें निम्नलिखित मुद्दों को जोड़ा जाता है और साथ ही फ़ोटोज़ भी चिपकाई जाती हैं। कैमरा हम इसीलिए ले जाते हैं ताकि हम फ़ोटो खींच सकें और उसको अपने प्रोजेक्ट में चिपका सकें। प्रस्तावना, स्थान और मार्ग, यस, हम लोग जब क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए किस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, कौन से परिवहन मार्ग कौन से यातायात के साधनों का उपयोग कर रहे हैं, इन सब का भी नियोजन करना बहुत ज़रूरी है। बस में जाएँगे, ट्रेन में जाएँगे या चल के जाएँगे, ये सब कुछ जो है वो पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। तो स्थान और मानचित्र, प्राकृतिक घटक, वहाँ पे कौन-कौन से आपने प्राकृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त की? वहाँ की जलवायु क्या थी? वहाँ पर कितनी जनसंख्या रहती है? वहाँ पे पर्यावरण से जुड़ी हुई कौन-कौन सी समस्याएँ हैं? और उन समस्याओं को दूर करने के लिए उस इलाके के लोगों ने या फिर वहाँ के प्रमुखों ने कौन-सी उपाय योजना अपनाई है? ये सब कुछ उसमें लिखना होता है। भूमि उपयोजन, वो पूरे प्रदेश में भूमि का जो उपयोग किया गया है, वो किन-किन कामों के लिए सबसे अधिक किया गया है? खेती के लिए, वन क्षेत्र के लिए, पड़ती भूमि, घर बनाने के लिए, नदियाँ, नाले इसके लिए, तो इस प्रकार से उसमें भूमि उपयोजन का भी टॉपिक रहता है और लास्ट में लिखा जाता है निष्कर्ष कि आपको वहाँ पर जाने के बाद कैसा लगा और वहाँ पर जाना ज़रूरी था या नहीं था, ये सब कुछ उस निष्कर्ष में हम लिखते हैं। ओके सर, हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ आज का। यस, पूछिए बेटा। हेलो, बोलिए। गुड मॉर्निंग हाँ, टीचर। बोलिए। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर वो क्षेत्र घन पद्धति और बिंदु पद्धति में अंतर क्या है? बिंदु पद्धति में हम जनसंख्या, अनाज का वितरण, ये सब कुछ बिंदु पद्धति में ज़्यादातर हम जानवरों की संख्या, मनुष्यों की संख्या इसको दर्शाते हैं, घनत्व को दर्शाते हैं। लेकिन समघन पद्धति में सिर्फ 5 टीचर ही घटकों को समघन दर्शाया जाता नहीं, है। क्षेत्र घन। क्षेत्रघन, हाँ। क्षेत्रघन पद्धति में हम क्षेत्र के आधार पर घनत्व को दर्शाते हैं। क्षेत्रघन पद्धति में पूरा जो हमारे भूगोल की किताब है, वो पूरा का पूरा क्षेत्रघन पद्धति से ही भरा हुआ है। उसमें देखो पहाड़ फिर मैदानी प्रदेश ये सबको अलग-अलग कलर से जो दर्शाया जाता है ना, वो क्षेत्रघन पद्धति होता है। लेकिन जो बिंदु पद्धति होती है उसमें हम संख्याएँ दर्शाते हैं। मनुष्य की संख्या, जानवरों की संख्या, अनाज की संख्या, फिर पेड़ों की संख्या, ये सब कुछ जो है हम संख्या दर्शाते हैं बिंदु पद्धति में। लेकिन क्षेत्रघन पद्धति में प्राकृतिक घटकों को दर्शाते हैं। और टीचर क्षेत्र बोलो घन और? पद्धति को किससे दर्शाया जाता है? जैसे कि बिंदु पद्धति को बिंदु से, तो क्षेत्र घन पद्धति को किससे दर्शाया जाता है? क्षेत्रघन पद्धति को देखो मैंने अभी बताया था कि कैसे वो स्क्वायर ये चेक्स का पैटर्न दिया हुआ है, फिर क्रॉस लाइन का पैटर्न दिया हुआ है और बिंदु-बिंदु वाला पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है? तो उसके आधार पे हम क्षेत्रघन पद्धति को दर्शाते हैं। समझ में आया? ओके, थैंक यू टीचर। ओके। हेलो टीचर। हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। टीचर। वितरण के मानचित्रों का मुख्य उद्देश्य स्थिति दर्शाना होता है। यह सत्य वितरण है कि के सत्य है? वितरण के मानचित्रों का मुख्य उद्देश्य स्थिति नहीं दर्शाते हैं वो। स्थिति टीचर नहीं असत्य है दर्शाते कि हैं। सत्य है?
असत्य है, सत्य कैसे होगा? वो स्थिति नहीं वितरण के मानचित्रों का मुख्य उद्देश्य स्थिति दर्शाना, या अब स्थिति इसके ऊपर 5 ही तत्व घटकों को समघन मानचित्र दर्शाता है। हाँ, ये सही है बेटा। स्थिति भी दर्शाते हैं, लेकिन ज्यादातर तो ये अपने अपने घटकों को ही दर्शाते हैं वितरण के मानचित्र, और स्थिति दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो दूसरे प्रकार के होते हैं, उनमें वितरण नहीं आता है। ओके, हेलो मैम। आगे पूछो। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम सत्य असत्य मैंने किया है, आप एक बार बता दीजिए कि सही है। क्षेत्रगण पद्धति, एक मिनट बेटा। ओके मैम। ओके, पहला वाला स्थिति जो है वो मानचित्र पहला सत्य है, उप विभाग के लिए घटकों का एक ही मूल्य, नहीं ये दूसरा वाला असत्य है। क्षेत्रगण पद्धति के मानचित्र में उप विभाग के लिए घटकों का एक ही मूल्य होता है, तो ये नहीं है। क्षेत्रगण पद्धति के मानचित्रों में घटकों के मूल्यानुसार छटाएं नहीं बदलती हैं, तो इसमें छटाएं मूल्य के अनुसार बदली जाती हैं। क्षेत्रगण मानचित्र का उपयोग ऊंचाई दर्शाने के लिए होता है, तो ये गलत है। समगण मानचित्र का उपयोग ऊंचाई दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या का वितरण दर्शाने के लिए समघन मानचित्र का उपयोग किया जाता है, तो ये गलत है। जनसंख्या के लिए बिंदु पद्धति का उपयोग किया जाता है। बिंदु पद्धति मानचित्र में प्रत्येक बिंदु के लिए उचित पैमाना लिया जाता है, तो ये सच है, क्योंकि अभी हमने कोल्हापुर का मानचित्र देखा था जिसमें हर एक बिंदु का एक संख्या होती है कि इतनी जनसंख्या उसको मान लिया जाता है। छोटे बिंदु को 5000 और सबसे बड़े बिंदु को 20 लाख की संख्या दी गई थी। क्षेत्रगण और समघन मानचित्र सममूल्य रेखाओं द्वारा नहीं बताए जाते, सममूल्य रेखाओं द्वारा, तो ये गलत है। बिंदु पद्धति से विभिन्न भौगोलिक घटकों का वितरण दर्शाया जाता है, ये भी असत्य है। भौगोलिक घटकों को नहीं दर्शाया जाता है। और कुछ? थैंक यू। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर।